दो तीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपको रेपर्टरी को स्टडी करना है तो उसको किस तरह से स्टडी करेंगे। मैं तो हमेशा पिछले 30 साल से एक ही तरीका यूज़ करती हूँ कि मेरे मन में आता है कि आज मैंने एक अल्फ़ाबेट पकड़ना है। दो तरीके हैं स्टडी करने के। एक रूब्रिक वाइज कि आज मैंने इंडिफरेंस का रूब्रिक सारा पढ़ना है और उसके बाद उसके मीनिंग्स समझने हैं। दूसरा तरीका अल्फ़ाबेटिकली कि आज मैंने एल वाला जितने भी रूब्रिक्स हैं वो पढ़ने हैं, आज मैंने एम वाले रूब्रिक्स पढ़ने हैं। तो इस तरह से करके आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आज मैंने पी के रूब्रिक्स करने हैं। सो ये दो तरीके मैं हमेशा अपनाती हूँ। एंगर मान लो मैंने पढ़ना है तो मैं एंगर का पूरा चैप्टर पता नहीं सैकड़ों बार पढ़ा होगा, तो मैं एंगर का पूरा चैप्टर करूंगी। एलिमेंट्स फ्रॉम करना है जहां से पेशेंट की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि वाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? अगर पेशेंट हमारे क्लिनिक में आके रो पड़ता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस बात पे रोया है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें यही बताया था कि जो भी पेशेंट आके रोएगा समझो वो पल्साटिल्ला है। लेकिन जब हम आज करते हैं तो हर रोने वाला पेशेंट पल्साटिल्ला नहीं होता। इग्नेशिया अपने अलग रीज़न के लिए रोता है, सीपिया अलग, पल्स अलग, काली कार्बल अलग, मेडोरिनम अलग, हर एक के डिफरेंट रीजंस हैं रोने के, और वो हमारे लिए रीज़न जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इस तरह से हम रेपर्टरी को स्टडी कर सकते हैं। एक जो और भी इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर केस को रेपर्टराइज करो। अगर आपके पास लैपटॉप है बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन लैपटॉप एक मैकेनिकल प्रोसेस है। मान लो हमने 5 रूब्रिक्स डाले, पांचों रूब्रिक्स में हर मेडिसिन ने 3 या 4 रूब्रिक्स कवर किए, लेकिन उसमें एक चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो कि 10th मेडिसिन ने कवर की। मान लो उसका रीजन था, रीजन को हम कभी नहीं छोड़ते। जिस चीज से वो प्रॉब्लम हुई है उसको हम कभी नहीं छोड़ते। सो वो रीजन जो है वो 10th मेडिसिन में है, तो हम 10th मेडिसिन को कंसिडर करेंगे, चाहे उसमें कुछ और 2 रूब्रिक्स एडिड हो। एक मैं बहुत बार एक केस बताती हूँ। एक कोई मेरे पास पेशेंट आए थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हमारे कोई डॉक्टर हैं, तो जब मैं स्टडी कर रही थी मुझे लगा कि ये इतनी मेडिसिन उनको कवर नहीं करती। मैंने उनको 15वीं मेडिसिन दी, क्योंकि 15वीं मेडिसिन वो दवाई थी जो उनकी पूरी साइकी को, उनके रीजन को कवर कर रही थी। बहुत बार ऐसे होता है कि मैं 8वीं दवाई यूज करती हूँ। मैं चाहे मान लो पहले वाली दवाई ने हमने 10 रूब्रिक लिए थे, उसमें से 6 में है, और जो मेरी 5वीं दवाई है वो 4 में है, लेकिन वो 4 मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे रीज़न कवर हुआ है, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात थी, वो चाहे उसकी सोच हो, चाहे उसका गुस्सा हो, चाहे उसकी एंग्जाइटी हो, कुछ भी हो, वो था। सो हर केस को रेपर्टराइज करो। लेकिन रेपर्टराइज करना अगर आप लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे करते हो, डोंट थिंक दैट द फर्स्ट मेडिसिन इज ऑलवेज द बेस्ट वन। अगर आपके 6 रूब्रिक्स पहली दवाई ने 6 के 6 कवर कर लिए, फिर तो बात ठीक है। इसका मतलब है कि वो मेडिसिन पक्का 100% उसी की है। लेकिन अगर वो 6 रूब्रिक्स में से सिर्फ 4 रूब्रिक्स में डिफरेंट मेडिसिन आ रही हैं, तो हमने इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स निकालने हैं। जैसे डॉक्टर हैनीमैन ने भी एक एफोरिज्म में लिखा है कि हमने किस तरह से सिलेक्शन करनी है। ये एक ट्रायंगल है बीमारी की, उस बीमारी की ट्रायंगल के ऊपर हमने अपनी दवाई की ट्रायंगल इस तरीके से रखनी है
कि वो पूरी उसको कवर कर ले। मान लो आपके पास 2 दवाइयाँ आती हैं, तो पहले आप एक दवाई वो दीजिए जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो रीज़न कवर करती है। मान लो उससे पेशेंट ठीक नहीं हुआ, 15 दिन 20 दिन ले ली, उसके बाद जब आप दूसरी दवाई पे आओगे तो वो जो सेकंड सिलेक्शन वाली वो नहीं दोगे, बल्कि दोबारा से केस टेकिंग करोगे। ये ऑर्गेनॉन में लिखा हुआ है कि दोबारा से केस टेकिंग करोगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो नेक्स्ट मेडिसिन निकली आप वो मेडिसिन दोगे। बहुत सारे डॉक्टर्स ने जो मैंने रेपर्टरी लिखी है, रूब्रिक्स की एक्सप्लेनेशन दी है, बहुत सारी फीडबैक मुझे मिली है कि काफ़ी सिंपल तरीके से मीनिंग्स लिखे हैं ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो सके। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं अब तक मुझे लगता है 550 वीडियोस मेरी क्रॉस कर गई हैं, जिनमें 350 वीडियो सिर्फ रूब्रिक्स को एक्सप्लेन किया है। जब हम बोल के करते हैं तो हम बहुत कुछ बोल देते हैं, थोड़े से टाइम में 5-7 मिनट में काफ़ी चीज़ें बता देते हैं, लेकिन जब हमने लिखना होता है तो हमें बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करके गागर में सागर को समेटना होता है। मैंने बहुत जगह पे इसमें बहुत संक्षिप्त में, बहुत शॉर्ट और पर्यायवाची वर्ड यूज करके, ताकि डॉक्टर्स इनको समझ सके, इस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। सो इसी तरह से हम और भी रूब्रिक्स देख सकते हैं। जैसे अभी मैंने निकाला तो हरी निकला। हरी, हरी का मतलब होता है हेस्ट, जल्दबाजी करनी, किसी भी काम को जल्दी जल्दी करना। उसमें देखो हरी आ गया, उसके बाद जो नेक्स्ट उसका सब रूब्रिक है वो टाइम के साथ रिलेटेड, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। फिर वो हरी में क्या करता है वो सारा कुछ आएगा। सो इस रेपर्टरी को आप पढ़िए, उनके मीनिंग्स अंडरस्टैंड कीजिए। और मैंने 2-2.5 साल मुझे लग गए इस रेपर्टरी को तैयार करते करते, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको लिखने की कोशिश की है कि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सको। और मैंने कितनी सारी रेपर्टरीज में से कितनी ऐसी चीज़ें निकाल के लिखी हैं जो सिंथेसिस में नहीं थी। 5-6 रेपर्टरीज मैंने और यूज़ की हैं। जैसे डॉक्टर जैन शॉल्टन का रिजेंटमेंट का थीम है, वो हम बहुत बार इस्तेमाल करते, मैंने वो भी इसमें डाला है। जैसे हैंडल थिंग्स कैन नॉट, एनी मोर कैन नॉट, वो कहीं भी नहीं मिलता, सिर्फ एक ही रेपर्टरी में था, तो वो भी मैंने इसमें डाला है। ब्लैकमेल, यू डोंट लव मी व्हेन रिफ्यूज्ड, वो किसी रेपर्टरी में, वो भी मैंने इसमें डाला है। सो बहुत सारे वो रूब्रिक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं और जो सिंथेसिस में नहीं थे, तो मैंने उनका भी इसमें डाल के, ताकि आपको एक परफेक्ट, एक पूरा कंप्लीट आपको एक पैकेज मिल जाए। बहुत सारे डॉक्टर्स ने इसको बड़ा सराहा है। आई एम मच थैंकफुल टू देम। और मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग इसको पढ़िए, इसको अंडरस्टैंड कीजिए, डिफरेंट मीनिंग्स जो दिए उनको अंडरस्टैंड कीजिए और अपने जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई कीजिए। रितु अग्रवाल, गुड मॉर्निंग मैम, अमेजिंग वर्क ऑन रूब्रिक अंडरस्टैंडिंग इन वेरी इजी लैंग्वेज। जी थैंक यू सो मच। अनूप वर्मा जी लिखते हैं कौन सी बुक है ये? दिस इज द बुक, दिस इज गाइड टू रूब्रिक्स होम्योपैथिक रिपर्टरी। एंड ये हमने सिंथेसिस को मेन सोर्स लेकर, सिंथेसिस बाय फ्रेडरिक शरॉन्स, उनका माइंड सेक्शन, अकेला माइंड सेक्शन, वो लेकर उसको हमने सारा टोटल माइंड सेक्शन 58 रूब्रिक्स हैं, 616 पेजेस हैं, बहुत ज़्यादा मोटी है। तो काफ़ी टाइम लगा इसको बनाने में,
और पूरी जान इसमें हमने अपनी डाली है, इतना ज़्यादा इसके ऊपर काम किया। मेरे 2 डॉक्टर्स जिनका मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगी, डॉक्टर रोहित एंड डॉक्टर मीनाक्षी, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, आजकल ये कनाडा मूव हो गए हैं। तो उन्होंने इस बुक में मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम किया। पूरे साल, 1.5 साल ये मेरे पास रात को 8 बजे आते थे और 10:30 बजे तक मैं रूब्रिक्स बोलती थी, उनके मीनिंग्स बोलती थी, एंड दे यूज्ड टू राइट देम, दोनों जने। सो मैनी मैनी थैंक्स टू देम, जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है इस बुक को बनाने में। ये बुक हिंदी एंड इंग्लिश में मीनिंग्स दोनों लैंग्वेजेस में है। तो ये बुक बाय करने के लिए आप मुझे मैसेज कर दीजिए मेरे फ़ोन नंबर पर। मेरी हर वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर नीचे दिखता है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज दे दीजिए और आपको मैं बता दूँ कि कैसे आपको पे करना है। जी बिल्कुल आकांक्षा जी, थैंक यू कि आपने लिखा कि बहुत सारे डॉक्टर्स, मुझे आप विश्वास नहीं करेंगे, एवरी सिंगल डे मुझे 2-4 ऐसे मैसेज आते हैं या मुझे कॉल आती है कि मैम आपकी वीडियोस देख के हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की है, हम माइंड पे आ रहे हैं और माइंड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज माई वीडियोज आर वेरी सिंपल, ना तो मैं कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में वर्क कर सकती हूँ, ना मैं कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल करती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि पेशेंट आया, उसने 4 बातें बोली, उन 4 बातों का हमने सेंटर निकाल के वहां से दवाई निकाले। वेरी इजी, बहुत आसान है। बस सिर्फ एक बार आपको रेपर्टरी का पूरा पता होना चाहिए। जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो थेरापेटिक्स बेसिस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, तो वो उस कुछ किसी सिस्टम में कुछ भी बुराई नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि माइंड सिस्टम इज वेरी इजी। इसमें जो हमें पता लग जाता है, 4 चीज़ें होती हैं, वो चारों के बेसिस के ऊपर एक मेडिसिन निकलती है एंड वो मेडिसिन पेशेंट को 100% ठीक कर देती है। सो थायराइड के लिए होम्योपैथी दवाई, यस बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। मैंने तो जो 100 mcg थायरॉक्सिन, एल्ट्रॉक्सिन ले रहे थे, उन पेशेंट्स की कम कर करके 125 से 100, फिर 75, 50, 25 करके, चाहे टाइम लगा। एलोपैथी में तो आपको सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन होम्योपैथी को अगर आप साल 2 साल दे दीजिए, अगर आपकी इतनी 100 mcg चल रही है, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं कि ठीक नहीं थे। हमारे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को ठीक करते हैं। वीट एलर्जी है, जैसे सीलिएक डिजीज़ है, आजकल बहुत सारे बच्चे इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं। पता नहीं, हमारा खाना पीना, रहना, हवा, पानी, सब कुछ ही पॉल्यूटेड हो गया है। हमारी ज़मीन जिसमें इतने पेस्टिसाइड चले गए, इतने केमिकल्स चले गए, सब कुछ प्रदूषित हो गया। उस वजह से आजकल बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो एलोपैथी में वीट एलर्जी का, सीलिएक डिजीज़ का कोई भी इलाज नहीं है। मैंने होम्योपैथी में पता नहीं कितने केसेस ठीक किए होंगे विद रिपोर्ट्स। ऐसे नहीं है कि बस आप ठीक हो गए, बोल दिया तो ठीक हो गए, नो। पहले रिपोर्ट करवाते हैं मरीज के, बीमार हुआ जब, फिर जब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कितनी रिपोर्ट्स होती, फिर बाद में। सो होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसमें आपको 100% रिलीफ मिल सकता है, बशर्ते कि आप कंटिन्यू दवाई खाओ। बहुत सारे लोग हैं 1 महीना 2 महीना खाते हैं, 20-20 साल की प्रॉब्लम होती है और 1 महीना खा लिया, 2 महीना खा लिया, फ़र्क नहीं पड़ा। अरे कोई बात नहीं, आप एलोपैथी सारी उम्र से 20 सालों से खा रहे हो, 20 महीने तो होम्योपैथी को दे दो। ज़रूरी नहीं होता कि फर्स्ट मेडिसिन ही जादू दिखा भी देती है बहुत बार, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर बार आपको फर्स्ट मेडिसिन, क्योंकि डिपेंड करता है, सीजन पे डिपेंड करता है, खाने पीने पे डिपेंड करता है, स्ट्रेस पे डिपेंड करता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पे डिपेंड करता है। सो होम्योपैथी को एक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए।
अभी मुझे लगता है कि दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ वीडियो। तो मैं एक बार आपको फिर से बोलूँगी कि जो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वो गाइड टू रूब्रिक्स ज़रूर लें। ये आपके टेबल पर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें माइंड सेक्शन में, क्योंकि हम माइंड पे प्रैक्टिस करते हैं, तो माइंड सेक्शन के हर रूब्रिक को हिंदी एंड इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड जो नीचे सब रूब्रिक्स हैं, अनगिनत सब रूब्रिक्स, सबको एक्सप्लेन किया है। 858 रूब्रिक्स मेन हेडिंग्स हैं, उनको एक्सप्लेन किया है, और 616 पेजेस हैं इस बुक के। तो अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो आपको होम्योपैथी और इजी तरीके से समझ आ जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन।